किसी के लिए लड़ने के लिए जाता हूं तो मुकदमे सरकार गिफ्ट में देती है कि भारत में संविधान तो है लेकिन संवैधानिक मूल्यों पर काम नहीं होगा। हमारी मीडिया का स्तर इतना गिर गया है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स हो सकती है, हमारे यहाँ इस तरह के युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, लेकिन उनको टीआरपी के अलावा किसी चीज की दिक्कत नहीं है, उनको टीआरपी चाहिए। जजेस जो है वो फैसलों के बाद कई सी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बन जाते हैं, कभी राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, तो भी निराश हो चुके हैं हम लोग। और मैंने ये भी देखा जब SC ST OBC का मामला आता है तो कोर्ट में फाइल कितने दिन पेंडिंग पड़ी रहती है, लेकिन जब UGC का इश्यू आता है तो एक ही दिन में जो है। तो आज भी अगर आरक्षण से किसी को दिक्कत है तो वो कम लगा लौटा दे, आरक्षण की भीख को अपने पास रख ले, हमें किसी की भीख की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण वो तब तक रहेगा जब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल और मंत्री और गांव में सरपंच तक महिलाएं बनने लगी हैं। ये अगर किसी का विजन था तो अकेले बाबा साहब अम्बेडकर का था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात इस बार हम लोग बदल दें। फिर नीरज भाई का मैसेज आया कि आपको आना है, आपको बुलाया गया। मैंने उनसे कहा कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ कोशिशों की कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपको चलना है, तो मैंने कहा भाई ठीक है। तो कल देर रात मैं यहाँ पहुंचा था 3 बजे रात में, कल दिन के काम खत्म करके मैंने उनसे कहा कि एक ही दिन हो पाएगा, एक दिन जाके और अगला दिन नहीं लगेगा। तो कल रात 3 बजे लगभग हम लोग पहुंचे थे, बहुत सारे साथी हमें लेने के लिए आए थे और फिर सुबह से मन में था कि आपके बीच जाना है। सबसे अच्छा तो ये है कि जिस तरह से आप लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, जैसा मुझे जानकारी दी गई कि आपने साउथ और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के तमाम जो है एम्प्लॉयज को इकट्ठा किया है। और मुझे जहां तक जानकारी, इस हाउस में भी बहुत सारे नॉर्थ के साथी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या एक बार जो नॉर्थ से रिलेटेड है वो एक बार हाथ उठाएंगे क्या? बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि यहां जो बात कही जाएगी वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ जाएगी। तो मैं फिर पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं कि जब आप मेहनत करके यहाँ तक आ गए हैं तो आप आगे बढ़ते रहें, आपके और आपके परिवार में सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहें, आप दीर्घायु रहें और आपका संगठन भी फलता फूलता रहे। मुझे ये भी जानकारी दी गई कि आज आपके यहाँ इलेक्शन है, तो इलेक्शन लड़ने वाले साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। फैसला तो आप लोगों को करना है, लेकिन ये इलेक्शन जो है हेल्दी इलेक्शन है। इस इलेक्शन में कोई उस तरह का मुझे नहीं लग रहा जैसे भारतीय इलेक्शन में आजकल हो रहा है कि श्याम दाम, दंड भेद, छल कपट, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सब कुछ आपके सामने है। किस तरह से लोकतंत्र को डिस्ट्रॉयड किया जा रहा है, डिस्टर्ब नहीं, डिस्ट्रॉयड। किस तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है सरेआम, ये किसी छिपा हुआ नहीं। तो मैं यहां से अपनी बात शुरू करूंगा कि मैं तो अभी हाउस का मेंबर बना हूं, 2 साल हुए हैं मुझे। उससे पहले मैं सड़कों पर काम करता हूं और सड़कों का अनुभव मेरा पिछले 14-15 साल का। इस 14-15 साल में मैंने हजारों आंदोलन देखे हैं और उनका हिस्सा मैं बना। मेरे ऊपर ADR की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि इनमें से एक भी मुकदमा मेरा व्यक्तिगत नहीं। सारे मुकदमे जब मैं किसी के लिए लड़ने के लिए जाता हूं तो मुकदमे सरकार गिफ्ट में देती है। इसको आप सेना में जैसे मेडल मिलता है उस तरह से भी देख सकते हैं। तो मैंने ये मेडल कमाए इसलिए कमाए हैं कि जिन परिस्थितियों में मैं जिया हूं, जिन परिस्थितियों को मैंने देखा है, मैं मानता हूं कि भारत में संविधान तो है लेकिन संवैधानिक मूल्यों पर काम नहीं होगा।
और पिछले कुछ समय में जिस तरह के हालात बदले, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन का मिसयूज हो रहा है, ऐसे में हम अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए आई थिंक इंडियन बैंक के साथ ही कहीं ना कहीं मुझे कमेटी मीटिंग में जरूर मिले होंगे। मैं बहुत सारे पार्लियामेंट की कमेटी मीटिंग में गया हूं एसएस के वेलफेयर की। कहीं ना कहीं इंडियन बैंक के जो एसोसिएशन है उसके मेंबर्स मुझे जरूर मिले होंगे, और अगर वो मिले होंगे उनमें से कोई यहां होगा तो वो बता देंगे कि जब मैं कोई विषय हमारे सामने आता है कमेटी में, तो मैं अपने सभी साथियों से यही आग्रह करता हूं जो कमेटी मेंबर हैं कि हम लोग यहाँ अप्रोच द पार्टी उस सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हैं जिसको लंबे समय से तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, और हम लोग कोशिश करते हैं कोई भी विषय अगर हमारे सामने आता है, किसी भी चाहे वो बैंक सेक्टर हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, या कोई भी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, जो भी कमेटी में जो भी विषय हमारे सामने आता है, आप पता करा लेना, पूछ लेना। हम अपनी बात को इतनी दमदारी से रखते हैं कि पार्लियामेंट के स्पीचेस आपको हल्की दिखाई देंगी उस बातों के साथ। कई बार कई चीफ सेक्रेटरियों से, कई एडिशनल सेक्रेटरियों से स्टेट में जब हम लोग जाते हैं, कई प्रिंसिपल सेक्रेटरियों से इतनी ठोस बहस हो जाती है मुद्दों को लेके, इतनी बहस हो जाती है कि ऐसा लगता है कि बस अभी अभी मारपीट जैसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन मारपीट करने के लिए थोड़ा ही हम लोग वहां, हम लोग तो अपनी बात को जोर शोर से इसलिए कहते हैं कि उनको सुनाइए, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। अगर सुनना चाहते तो 75 साल में बहुत कुछ बदल गया होगा। मैं गारंटी देता हूं, इंडियन बैंक के कर्मचारियों के तौर पर, उनका भाई होने के नाते गारंटी दे कह सकता हूं, आपके पास अगर मैं पूछने रहूंगा, हर तीसरे आदमी के पास कोई ना कोई समस्या होगी ट्रेड डिपार्टमेंट से जुड़ी। मेरा चैलेंज है इस बात को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ट्रीट होना चाहिए इंस्टीट्यूशन को, उस तरह नहीं किया जा रहा। आपके यहाँ इस तरह के लाइजन ऑफिसर बनते हैं, मैं भी ये भी जानता हूँ कि कौन आदमी बनता, कैसे बनता, बेचारा अगर कुछ बोल जाए तो क्या होता है, कितनी ट्रांसफर की, कितनी पोस्टिंग की, कितनी ही जो है सैलरी से रिलेटेड, कितनी हाउस रिलेटेड, इतनी समस्याएं आएंगी कि गिनते गिनते जो है शाम हो जाएगी, सबसे बात भी नहीं हो पाएगी। लेकिन सच ये है कि फिर भी आप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सबकी हालात ऐसी नहीं। आप तो आनंद भी ले रहे हैं, देखो अच्छे टेम्परेचर में है तो नींद का आनंद भी ले रहे हैं। ऐसा ही है समाज। मैं और हमारे साथी जिनका आपने पोस्टर लगाया है, और ये मेरे बड़े प्यारे भाई, जब मैं जेल में था, ये पार्लियामेंट में थे, ये मेरे लिए उन्होंने हमारा दिखा। और आप जब आएंगे तो आपको लगेगा मेरे उनसे रिश्तों को देख के कि हम में इतने अच्छे रिश्ते हैं कि हमने भले ही मां की पेट से जन्म ना लिया हो, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते। और मैं यहाँ देखिए, लीडर्स में होता नहीं है, लीडर्स अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि त्रिवेंद्र भाई जिस तरह का काम यहाँ करते हैं वो लाजवाब है। मैं उनके काम की सराहना करता हूँ। वो यहाँ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास करते हैं। नॉर्थ में हम लोग, हमारी टीम, हालांकि हमारी टीम यहाँ भी है तमिलनाडु में, लेकिन हम लोग यहाँ उस तरह से काम नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है साउथ के ज्यादा अपेक्षा, साउथ में लोग ज्यादा जागरूक हैं, नॉर्थ में भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। नॉर्थ में अनुभक्ति भक्ति बहुत हावी है, उस अनुभक्ति भक्ति से लोगों को निकालना जरूरी है। मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि मैं प्योर अम्बेडकराइट हूँ। प्योर का मतलब ये है कि मैं जैसा मंच पे हूँ ऐसा घर में भी। ऐसा नहीं कि मंच पे जो मैं कहता हूँ उसको मैं घर में फॉलो नहीं करता। मेरे परिवार में वो सब चीजें फॉलो होती है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं कही वो फॉलो नहीं। और मैं यहाँ, जब आपने मुझे अवसर दिया, पता नहीं मेरी बात आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन मैं सब झूठ कह दूं, ये मेरे कैरेक्टर में नहीं है। मैं आपके सामने कुछ सच भी कहना चाहता हूं। मैं अभी अमेरिका गया था,
अमेरिका में जाने के बाद मैंने महसूस किया वहां हमारे लोगों को अफर्मेटिव एक्शन का लाभ नहीं मिलता, जिसको यहाँ रिजर्वेशन कहते हैं। लेकिन आपको जान के बड़ा हर्ष होगा एसटी ओबीसी के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, कि वहां हमारे लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए। मेरे भाई पीट्सबर्ग में एक साथी है हरदयाल साहब, और हरदयाल साहब का घर भी महल है, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जितने परिवार में मेंबर है उससे ज्यादा गाड़ियां उनके घर में है। और मैं समझता हूं पूरे उस शहर में सबसे बड़ा घर उनका है, उस अनुकाश के पूरे शहर में। मतलब उनके गेट पे आने के लिए, घर से गेट पे आने के लिए एक मोटर व्हीकल की जरूरत पड़ती है गेट खोलने के लिए। इतना बड़ा घर बनाया है। तो मैं उसको देख के मेरे मन में ज्वेलर्स नहीं हुई, मेरे मन में शक्ति पैदा हुई कि यार हमारे लोगों ने वहां से यहाँ आके अपने आप को मजबूत किया, स्टैब्लिश किया। इसको इस तरह समझो मेरे विचार में कि अगर रेस की लाइन एक होगी इंडिया में, तो हम लोग यहाँ भी इस तरह की शक्ति हासिल कर सकते हैं, इस तरह की जो है ताकत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीद रखी है, और जब मैं गया तो मेरे सम्मान में लेके आए करोड़ों रुपए की गाड़ियां, और जबरन मुझसे कहते हैं कि इस गाड़ी के अगली सीट पे आप बैठो। हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने भाई के सम्मान में, हालांकि ये अजीब है, सेकंड डे में एक छोटी गाड़ी से चला गया। आप जैसे चाहने वाले भाई को अच्छा नहीं लगा, उसने अगले दिन नई गाड़ी खरीद ली, नई गाड़ी, आई थिंक वो 2 करोड़ रुपए की है लगभग। तो मुझसे मिले, मुझसे कह रहे हैं कि अब आप छोटी गाड़ी में नहीं रहेंगे, जब तक अमेरिका में रहेंगे आप ये वाली गाड़ी यूज करेंगे। मैंने ये कल रात ही परचेज की स्टोर जाके कि भाई को छोटी गाड़ी में नहीं घूमने देना। तो अब मैं जनरल बात पे आता हूं, जो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं अमेरिका गया, बहुत सब चीजें मैंने वहां देखी, और फिर जब मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया तो मुझे महसूस हुआ कि इंडिया को अमेरिका जैसी स्थिति में आने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, और ये तब तक किसी भी कीमत में संभव नहीं होगा जब तक यहाँ का हर वर्ग इस बात को स्वीकार नहीं करेगा जो संवैधानिक मूल्य है। भारत में अभी भी लोग संवैधानिक मूल्य को स्वीकार नहीं कर पाए। जो संविधान के उद्देश्य हैं, संविधान के जो विचार हैं, संविधान की जो भावना, उसको स्वीकार नहीं कर पाए। इस वजह से आज भी यहाँ तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हम लोग होते हैं। तो मैं जब वहां घूमा तो मुझे पता लगा उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया है, उन्होंने कक्षा 1 से 12 तक एजुकेशन को फ्री कर दिया। फ्री गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ के 5 स्टार होटल भी उनके सामने आपको बेकार दिखाई देंगे, इस तरह के स्टैब्लिश किए गए हैं। और जब मैंने उनकी पॉलिसी को पढ़ने का प्रयास किया तो मुझे समझ आया कि किस तरह से लोग वहां आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो जब मैं इंडिया आया तो मैंने ये बात कहनी शुरू की कि मैं कक्षा 1 से 12 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा पूरी करेंगे। इसका कारण समझो आप कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। एक जैसी स्थिति नहीं है सबकी। आपके बच्चे, मैं गारंटी देता हूं, मैं जितने लोग यहाँ बैठे किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता हो। आप बताओ अपने में पढ़ता है कितने परसेंटेज जिनके पढ़ते जा रहा होता है? 1% भी नहीं बन पा रहे हो आप, देख लो चाहे। क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। यही सच है ना। हम ऐसा नहीं कि एजुकेशन नहीं चाहते, एजुकेशन चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि सरकारी स्कूलों में जो एजुकेशन मिल रही है वो अच्छी नहीं, इससे हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। यही कारण है ना। लेकिन इन सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट पैसा कितना खर्च कर रही है? प्राइवेट का जो टीचर है उसकी सैलरी कितनी है, और गवर्नमेंट का जो टीचर उसकी सैलरी कितनी है, और कितना बजट गवर्नमेंट हर साल दे रही है स्कूल को, मिड डे मील से लेकर सब चीजों में, ड्रेसेज, सब चीजें। लेकिन प्राइवेट में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, प्राइवेट में ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। फिर भाई उधर की तरफ क्यों भाग रहे हैं? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो भी भाग रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो भी प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। क्यों? तो सारी बात का एक बात समझ आया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जब उन्होंने अपने नारे दिए तो सबसे पहला नारा यही दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।
और फिर उन्होंने ये भी कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा है जो इस देश में बराबरी ला सकती है, क्योंकि हम पे जमीन नहीं है, हम पे उद्योग नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हम अगर अपने हालातों में सुधार चाहते हैं तो उसके लिए अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज है जो सबसे बड़ा बदलाव कर सकती है तो शिक्षा। और ये बात हम ही नहीं जानते, ये बात इस देश में जो देश में समानता के विरोधी लोग हैं वो भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया। आप ये सोच के देखो, क्या एमबीबीएस की पढ़ाई, एमडी की पढ़ाई आसान है? गरीब परिवार कर सकते हैं क्या? मिडिल क्लास परिवार कर सकते हैं क्या बिना लोन लिए? क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई आसान है क्या? कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? आपने देखा कि नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट एनटीए पे लगा रही है कि भाई इनको जवाब देना चाहिए, मीडिया विपक्ष से सवाल पूछ रही है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम इसको सुधार देंगे। लेकिन ये मैं पूछना आपसे भी चाहता हूं, ये पेपर लीक कैसे होता है? क्या बिना सरकार के संरक्षण के लीक हो सकता है? बिना सिस्टम के संरक्षण के लीक हो सकता है? तो किस तरह की मजाक देश में हो रही है? अभी 2 दिन पहले या 8 दिन पहले एक सोशल मीडिया वो चलता है कॉकरोच के नाम से, और किस तरह का उसको जो है समर्थन, यानी कि युवाओं में झटपटाहट पैदा हुई है, बेरोजगार युवा तड़प रहा है। तो उनमें आप में बहुत फर्क है, आप पे रोजगार है, वो बेरोजगार हैं, और वो आपके घर परिवार के लोग, वो तड़प रहे हैं रोजगार के लिए, परेशान हैं, और आप भी परेशान हैं क्योंकि जो सोशल जस्टिस की बातें कागजों में दिखाई देती वो है नहीं कभी। तो मैं एजुकेशन की वैल्यू को समझता हूं, इसलिए पूरे प्रयास में हम लोग ये हैं कि एजुकेशन सबके लिए मुफ्त हो और कॉमन एजुकेशन पॉलिसी देश में लागू होनी चाहिए। चाहे वो बच्चा, देखो आप रोजगार नहीं दे सकते ना गवर्नमेंट, तो पढ़ाई तो करा सकती है ना, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, वो कार्टूनिस्ट बने, आर्टिस्ट बने, वो पत्रकार बने, चित्रकार बने। उसकी पढ़ाई के साथ अगर आप ये लगा दोगे कि इतना पैसा होना चाहिए, इतनी फीस होती है, कहां से बन जाएगा? तो मैं समझता हूं इस देश में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, और कर्मचारी साथी जो यहाँ है उनके लिए मेरा ये आग्रह है। मैं एक साथी से मिला था, उनके परिवार में कई लोग जॉब में हैं। ये जॉब का कारण क्या है? रिजर्वेशन ही है ना। आप वो पीढ़ी हो जिन्होंने नौकरी देख ली है, अगले 10 साल बाद शायद सरकारी नौकरी नाम की कोई चीज नहीं है। मंदी आएगी, सबसे बड़ा असर किसके ऊपर पड़ेगा? किसके ऊपर पड़ेगा सबसे बड़ा असर? पता? जॉब्स पे, बैंक्स पे। भाई अगर ऑयल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो जाएगी तो जॉब्स जाएंगी तो एनपीए हो जाएगा बैंकों में। अब देखो ना, ईएमआई नहीं आएगी, तो कुल मिलाकर बैंकों पे सारा भार आ जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है किसी बैंक का मर्ज हो जाए। ये चिंता की बात है, डरने की बात नहीं है, लेकिन चिंता की बात तो है। और ये सब है जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है, उन्होंने 2 महीने दम के चुनाव वाला खूब पैसा खर्च किया, जानते हुए कि वैश्विक स्तर पर किस तरह के हालात है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, वो इलेक्शन के प्रति जिम्मेदार है। तो ऐसे में मैं ये सोचता हूं सुबह शाम कि आने वाले 10 साल में क्या जॉब्स रहेंगे, और जब जॉब्स नहीं रहेंगे तो मिडिल क्लास कहां से आएगा? क्योंकि आज भी देश में 80% लोग, और देश की सरकार, केंद्र की सरकार के आंकड़ों के आधार पर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, आधी आबादी से ज्यादा, जो सस्ता राशन लेके जो है या मुफ्त राशन लेके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप सड़क पर लाइन पर लगते मुफ्त राशन ले सकते हैं? बताओ ईमानदारी से, ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। तो इसका मतलब मिडिल क्लास तो नहीं है, वो तो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। लेकिन जिस देश में आजादी के 75 साल बाद और इतने प्रकार के, इतने शानदार कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी प्रकार की पॉलिसी के बाद अगर 80 करोड़ लोग आज 6 करोड़ तो 100 करोड़ मिलेंगे, 100 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे, तो क्या बदला है देश के अंदर? किसने बदलने का प्रयास किया? चारों तरफ घूम के हमें अंधेरा दिखाई देता है, तो ऐसा समझ आता है कि 2 लोग आगे बढ़ गए हैं
उनको भी महापुरुषों ने उनसे भी अपेक्षा की थी, जैसे आपसे और मुझसे, कि जो लोग आगे निकल के आएंगे सामाजिक रिप्रेजेंटेटिव को लेके उनको प्रोएक्टिव सोसाइटी पर ध्यान देना चाहिए, उनको अपने पीछे छूटे लोगों के लिए काम करना चाहिए। आप मुझे प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छी बात, आप मुझे देखते हैं उससे भी अच्छी बात, आप मुझे सुनते हैं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद कर सकता हूं। क्यों? क्या आप मेरे साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं? क्या आप सामाजिक परिवर्तन में कोई योगदान दे रहे हैं? कितने महापुरुषों में नाम अगर आपको गिनाऊं, साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, इतनी लाइन है इतनी बड़ी, मैं जब नाम लेता हूं तो 40-45 नाम है जिनके बाद एहसास होता है कि ये जो कपड़े मिले ये आसानी से नहीं मिले, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि जो लोग पीछे छूट गए हैं, जिनको अवसर समाज को मिले, तो क्या हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारे साथियों ने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोला है? क्या हमारे साथियों ने गरीबों के बच्चों के लिए कोई स्कूल खोला है? कि अगर गवर्नमेंट नहीं देती तो चलो हम लोग मिलकर प्रयास करते हैं। क्या उस तरह का हमारे साथियों ने कोई लाइब्रेरी, उस तरह का कोई डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया? तो निराशा होती है कि जिस समाज में बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को जो आगरा में भाषण दिया, ये कहते हुए कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, मैं जो करना चाहता था उसका बहुत बड़ा हिस्सा नहीं कर पाया, मैं बड़े तमाम तरह के अपमान, आरोप, अन्याय से किस कारवां को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको पीछे मत जाने देना। इसके साथ साथ वो एक लाइन और कहते हैं कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे एक भी नौजवान ऐसा नहीं दिखाई देता जो इस तंबू का, इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बन के इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। वो ये कहते हैं कि आज मैं बूढ़ा हो चला हूं, मेरी स्थिति ऐसी है जैसे एक बंबू पे बहुत सारे टेंटों का भार, जैसे एक पिलर पे इस पूरे हाउस का भार आ जाए। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसी स्थिति में हूं, मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है और मैं बूढ़ा हो चला, बीमार रहता हूं, लेकिन एक भी नौजवान नहीं खड़ा हो रहा। तो जब मैंने ये बातें पढ़ी जेल में रहते 16 महीने, तो मुझे ऐसा लगा कि अपने माँ बाप की सेवा, अपने परिवार की सेवा करना एक काम है, लेकिन जिस समुदाय में पैदा हुए, जिन महापुरुषों के संघर्ष की वजह से यहाँ पर आए हो, उनके कार्यक्रम के आंदोलन को, उनकी इच्छाओं को, उनके विचार को आगे बढ़ाना बहुत इंपोर्टेंट है। इसलिए मैंने नौकरी का विचार मन से निकाल दिया और सामाजिक काम करना शुरू कर दिया, और उसी कार्य की वजह से आज मैं आपके बीच। मैं बहुत पैसे वाला होता तो शायद आप मुझे सुनने नहीं आते, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता तो शायद आप मुझे सुनने नहीं आते। आप मुझे इसलिए सुनने के लिए आए हो और इसलिए नारा लगा रहे हो क्योंकि आप भी जानते हो कि ये आदमी हमारा भाई और हमारे लिए काम कर रहा है। और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कड़वा है लेकिन समाज तब तक याद रखता है व्यक्ति को जब तक वो संघर्ष कर रहा है। आप काशीराम जी को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाना। बहुत लोग जानते हैं। क्या कभी आप उनके घर गए? क्या कभी आपने उनके परिवार की हालत देखी? क्या कभी आपने उनके लिए एक बार हाथ आगे बढ़ाया? हम महसूस करके देखे। हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपने नेता का साथ देते हैं, और जिस दिन हमारा नेता किसी कारण कमजोर हो जाए तो फिर हम दूसरे नेता को खोजने लग जाते हैं। एक्चुअली हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है, हम अपनी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। मैंने काशीराम साहब का घर देखा, आपका घर, मेरा घर अच्छा है, उनका घर बहुत बुरे हालात में है, उनके परिवार के लोग बहुत बुरे हालात में हैं। लेकिन जब मैं उस महापुरुष को देखता हूँ तो देखता हूँ पूरे देश में घूम घूम के बाबा साहब अम्बेडकर को लोग भूल गए थे, उनको वापस याद दिलाने का काम माननीय काशीराम साहब भूल गए थे। भूल गए थे कि कौन है बाबा साहब अम्बेडकर, और वो बाबा साहब अम्बेडकर के गांव में पैदा नहीं हुए काशीराम साहब, उनके जिले में पैदा नहीं हुए, उनके प्रदेश में पैदा नहीं हुए। बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश में पैदा हुए, महाराष्ट्र में काम किया। काशीराम साहब पंजाब में पैदा हुए। काशीराम साहब ने कभी बाबा साहब को जीवित रहते देखा नहीं, उनके बारे में सुना नहीं, उनके संघर्षों को जाना नहीं। जब वो डीआरडीओ में जॉब कर रहे थे महाराष्ट्र के पुणे में, तब उनको बाबा साहब के बारे में पता लगा और वो किताब पढ़ के प्रभावित हो गए। लेकिन हमारा ये समाज देख के भी प्रभावित नहीं होता, संघर्ष को क्या करेगा, क्या करें। इसलिए मैं निराशावादी नहीं, आशावादी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नोट की गारंटी लेके आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले 3-4 साल में आप याद रखना,
जिस बात को मैं आज कह रहा हूं, ये बात बच्चा बच्चा कहेगा किसी जाति का और किसी धर्म का हो कि ये होना चाहिए। देश में इतनी मेहनत हम लोग वहां करने वाले हैं, इतना काम हम लोग वहां करने वाले, हमने अपनी तैयारियां कर ली और हम एक एक मिनट अपने आंदोलन को कामयाब करने, लोगों को जागरूक करने, भाईचारा बढ़ाने। और मैं आपसे भी अपील करूंगा, जब आप ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई है, तो आपको बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने कार्यक्रमों में, अपने जो है उस तरह के आयोजन में बहुजन समाज के सब लोगों को हिस्सेदारी लेनी चाहिए। और अपनी तरफ से लोकसभा का सदस्य होने के नाते मैं इंडियन बैंक के कर्मचारी भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, बहनों को, जहां आपको जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी, जिस परिस्थिति में जरूरत पड़ेगी, कहीं भी जाना होगा, कोई भी बात रखनी होगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी लड़ाई में हम लोग साथ खड़े रहेंगे, आपको अकेला नहीं। मैंने भी बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार में जन्म नहीं लिया, उस प्रदेश में जन्म नहीं लिया, ना काशीराम साहब जहां पैदा उस प्रदेश में जन्म नहीं लिया, लेकिन मैं जिस प्रदेश में जन्म लिया उसका नाम उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के हर घर में महापुरुषों के नाम की क्रांति है, क्योंकि इसलिए बड़ा काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और लोग जवानी में रोजगार के लिए परेशान रहते हैं, और जब रोजगार मिलता है तो सेटलमेंट के लिए परेशान रहते हैं, और ऐसे करते करते उन पर बुढ़ापा आ जाता है, कब बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उन पर जिम्मेदारी आती है कि बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, रिश्तेदार भी हैं, जमीन भी लेनी है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, सोसाइटी में अपने आप को मेंटेन भी रखना है। इसी परिस्थिति में उनका जीवन पूरा हो जा रहा है। बड़ी कठिन लड़ाई है, लेकिन कुछ लोगों को तो अपनी व्यक्तिगत लड़ाई से आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। उसमें तो मैं और हमारे जैसे बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं, और हमेशा इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और विश्वास के साथ और उम्मीदों के साथ कि आपका सहयोग भी हमें निरंतर मिलता रहेगा, तन मन धन से भी। और मीडिया का तो मुझे पता नहीं, यहाँ की मीडिया का तो मुझे पता नहीं, वहां की मीडिया का तो मुझे पता है कि वो कैसी। भारतीय मीडिया का तो आपको पता ही, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कराची वराची सब कब्जा कर लिया था हम लोगों ने ना, इस्लामाबाद सब रात में 11 साढ़े 11 बजे। मतलब आप ये देखो, हमारी मीडिया का स्तर इतना गिर गया है कि वो इस तरह की चीजों को आगे बढ़ा देते हैं, जिसका परिणाम समाज में बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स हो सकती है, हमारे यहाँ इस तरह के युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, लेकिन उनको टीआरपी के अलावा किसी चीज की दिक्कत नहीं है, उनको टीआरपी चाहिए। कुछ मीडिया चैनल जिनको राष्ट्रीय स्तर का स्तर इतना गिर गया है, वो भक्ति में इतने लीन है, लेकिन मैं उनकी भी गलती क्या मानूं। जब मैं उनके ऑफिस जाता हूं, देखता हूं 500 तो 600 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए की सैलरी देनी है, वो सैलरी कहां से लाएंगे? वो विज्ञापन से लाएंगे, विज्ञापन सरकार दे सकती है, तो इसलिए वो बेचारे जो है सरकार की चरण अंदर आप पड़े रहते हैं, इसलिए वो सही बात नहीं कह रहा। तो जिस देश का मीडिया भक्ति में लीन हो जाए, देश की जनता अगर भक्ति में, सरोकार भक्ति में डूब जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब अपना काम नहीं करेगा, लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ अपना काम नहीं करेगा, जब कार्यपालिका और कड़वा है, मगर पता नहीं इसके बाद कैसी टिप्पणियां आएंगी, क्योंकि ये बात तो सब लोग सुनेंगे कि न्यायपालिका में भी जिस तरह का एटमोस्फेयर है अभी, और जजेस जो है वो फैसलों के बाद कई सी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बन जाते हैं, कभी राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, तो भी निराश हो चुके हैं हम लोग। और मैंने ये भी देखा, जब SC ST OBC का मामला आता है तो कोर्ट में फाइल कितने दिन पेंडिंग पड़ी रहती है, लेकिन जब UGC का इश्यू आता है तो एक ही दिन में जो है स्टे हो जाता है। मैं तो बहुत कुछ देखता हूं, लेकिन फिर भी हम आशावादी, क्योंकि अम्बेडकरवादी उम्मीद लगा के बैठे हैं, परिवारवादी उम्मीद लगा के बैठे हैं, फूले साहूवादी हैं, काशीरामवादी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि लोकतंत्र में हम लोग शक्ति हासिल करके इस बदलाव को करेंगे। और ऐसी स्थिति में आप लोग की आवश्यकता पड़ेगी। पुनः मैं अपनी बात को अंतिम तक ले जाते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ, जहां से निकल के आए हो इस कहानी को सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिविल सर्विसेज 1935 में शुरू हुई थी इंडिया में, आपको जानकारी है ना? नहीं, ये बात गलत है जो मैंने अभी कही। सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भागीदारी शुरू हुई थी 1935, इंडियन एक्ट 1935। उससे पहले भागीदारी नहीं। उससे पहले साउथ बोरो कमेटी और माउंट टेबो चेयरफोर्ड कमेटी ने कई सारे प्रस्ताव दिए थे वोटिंग राइट को लेकर कि वोटिंग राइट किसको मिलना चाहिए। उनके प्रस्ताव थे
जो जमींदार है उनको मिलना चाहिए, उनके प्रस्ताव थे, जो उद्योगपति उनको मिलना चाहिए, उनको प्रस्ताव थे, जो पढ़े लिखे उनको मिलना चाहिए, उनके प्रस्ताव थे, जो राजशाही परिवार के लोग उनको मिलना चाहिए। गरीबों के लिए कोई वोटिंग राइट पे कोई चर्चा नहीं कर रहा था। ये बात कर रहा हूं मैं 1919 तक की, जब माउंट एबू चैनपुर सुधार समिति बनी थी। फिर बाबा साहब अम्बेडकर बहिष्कृत हितकांडी महासभा के बैनर से मेमोरेंडम देते 1928 में। 1929 में जो है साइमन कमीशन आता है, 1930 में साइमन कमीशन वापस जाता है, रिपोर्ट देता है। 1930 में पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाते हैं। 30, 31, 32 में जब फाइनल जो है गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हो जाती है और बाबा साहब कम्युनल अवार्ड लेके आ जाते हैं, डिस्कशन होता है बहुत सारा। उसके बाद पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 की प्रतिबंध बाबा साहब ने किया। और अगर पूना पैक्ट ना होता तो क्या स्थिति होती? मैं आज भी चैलेंज करके कहता हूं, आपका रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, मैं एक वकील के होने के नाते कहता हूं, आज भी अगर आरक्षण से किसी को दिक्कत है तो वो कम्युनल अवार्ड लौटा दे, आरक्षण की भीख को अपने पास रख ले। हमें किसी की भीख की आवश्यकता नहीं है, आप हमारा अधिकार हमें लगा दो। मैं गारंटी देकर कहता हूं, आज आप कम्युनल अवार्ड वापिस करो, क्योंकि आरक्षण खत्म होने वाली व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के वो जिस हिस्से में है वो वहां से जाने वाली जब तक देश से कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म होता। कुछ लोग पढ़े लिखे विद्वान खुद मानते हैं, मीडिया में भी है, नेता भी कहते 10 साल के लिए आरक्षण था, उनको ये नहीं पता कौन था वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन। मैं तो कहता हूं आज खत्म कर दो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, मैं सपोर्ट करूंगा पॉलिटिकल रिजर्वेशन, आज खत्म कर दो। आप लोग, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, तो आज आप खत्म कर दो। लेकिन नियुक्तियों का जो आरक्षण है वो तब तक रहेगा जब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, पूना पैक्ट अगर ना होता तो हमें क्या मिलता पता आपको? हमें वो सेपरेट इलेक्ट्रेट और सेपरेट सेटलमेंट मिलता। और जब सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्ट्रेट हमारे पास होता तो हमारे जो प्रतिनिधि जाते, धौल तिरुमलन जैसे, चंद्रशेखर जैसे, जब 78 लोग उस पार्लियामेंट में खड़े होते तो सरकार के हलक में हाथ देके जबड़ा पकड़ के हम लोग अपने लोगों के लिए काम करवा देते, ना के काम किए। हम लोग भारत की आज की राजनीतिक संरचना में 1/10 के रेशियो से ऊपर होते। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, हम इलेक्शन कमिश्नर को भी, हर उस व्यक्ति को जो हमारे साथ न्याय नहीं करता उसको खींचने की हिम्मत पार्लियामेंट में रखते, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की हिम्मत रखते, हमें शक्ति होती। हमारी वैल्यू होती है देश में, हमारे वोटिंग की वैल्यू होती है, हमारे घरों की, हमारी आवश्यकताओं की वैल्यू होती है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। ये मिलता हमें अगर सेपरेट इलेक्टेड और सेटलमेंट आ जाता। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, 1932 के बाद जब इंडियन एक्ट 1935 बना तो पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा में अवसर मिले। किसी भी भारतीय को ये पहली बार हुआ 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद भारतीय लोग सिविल सेवा में आने शुरू हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट में। लेकिन मैं आपको यहां ये भी बताना चाहता हूं, इससे पहले तक जो वोटिंग राइट था जिससे सरकारें चुनी जाती थी उसमें एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी, एक भी मुस्लिम, एक भी जैन, सिख, बौद्ध नहीं था। उसके पैरामीटर मैंने आपको बता दिया। संपन्न सामान्य जाति के लोगों को ही वोटिंग राइट था। उससे भी बड़ी बात, कोई भी महिला नहीं थी किसी भी जाति समाज की, ना सामान्य जाति की, ना जैन की, ना बौद्ध की, ना क्रिश्चियन की, ना और किसी उसकी शेड्यूल बैकवर्ड को तो भूल ही जाइए, किसी भी समाज की महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। भारत पहला ऐसा देश है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के साथ महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, संवैधानिक तौर पे वोटिंग राइट दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर आज इस देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल और मंत्री और गांव में सरपंच तक महिलाएं बनने लगी हैं, ये अगर किसी का विजन था तो अकेले बाबा साहब अम्बेडकर का था। इसलिए पार्लियामेंट में मैंने कहा कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए और 50% रिजर्वेशन में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को अलग से स्थान मिलना चाहिए, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाएगा, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट बात आपको कह रहा हूं, 1935 में जब सिविल सर्विस में इंडियंस को अलाउ हुआ तो उसके बाद एक नौजवान सिविल सेवा में आए, और जब वो सिविल सेवा में आए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको इन्विटेशन भेजा कि आप मुझसे मिलने आना। उनको लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर उनसे कुछ पे बैक टू सोसाइटी के तौर पर आपकी मदद चाहते हैं। तो बाबा साहब के पास जब वो चले आए तो बाबा साहब ने उनसे पूछा गांव जाते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो बाबा साहब ने उनसे कहा कि गांव जाएगा।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।